हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार फिर से रिवीजन टीचिंग गुरु चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज फिर मैं आप लोगों के बीच एक नया पोस्टर वाले जो है रिवीजन को लेकर के आया हूं। और यह जो है रिवीजन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह बहुत सारी जो है नदी तंत्र की परियोजना से रिलेटेड है। और आप सभी जानते हैं कि परियोजना से कितने सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और बनते हैं। तो मैं इस प्रकार जो है ना इस परियोजना को याद करने के लिए इस तरीके से इस पोस्टर में मैंने बना रखा है कि वो बहुत ही आसानी से आप एक बार अगर देख लेते हैं पिक्चर से तो आपको याद हो जाएगी। तो आप भी अगर इस हिसाब से याद करना चाहते हैं तो बिल्कुल, अगर आपको थोड़ा सा भी इसका फ़ायदा मिलता है तो मैं मेरे लिए खुशी की बात होगी। मैं समझूंगा कि मेरा जो है यह वीडियो बनाना सफल हो गया। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बेशक लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा मिल रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। चलिए बाकी हम लोग बात करते हैं अगली पोस्टर के बारे में। और आज हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे 2 पोस्टर दिख रहे हैं, तो आज हम लोग 2 पोस्टर के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। और इसमें देख सकते हैं सबसे पहला है आपका सिंधु नदी तंत्र। ये देख सकते हैं, इस पोस्टर को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। और ये बहुत आसानी से आप जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला एरिया रीजन है, इस रीजन में आपको यहाँ 5 नदियों की मुख्य रूप से 5 नदियों की धारा बहती है, जिसको कि आपको, और ये 5 नदियों का मुख्य रूप से पंजाब से होते हुए बहुत सारी नदियाँ बहती है ना। और लेकिन यह जो सिंधु नदी है, यह नदी सीधी आपको जो है ना लद्दाख वाले एरिए से घूम के सीधे आपको पाकिस्तान चली जाती है ना। तो आप देख सकते हैं यह जो सबसे पहली जो सबसे लंबी नदी है जो दिख रहा है ऊपर में, सबसे बड़ी नदी, यह सिंधु नदी तंत्र है। कौन सा नदी तंत्र है? सिंधु नदी तंत्र। और सिंधु नदी पर आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से सिंधु नदी पर बहुत सारी, ये जो है हमारे एरिया में सिंधु नदी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब भारत में बहुत ज़्यादा इसका एरिया नहीं है। वैसे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, और इसमें आप देखेंगे सिंधु नदी का जो है उद्गम स्थल यहाँ पे दिया हुआ है। तो कहाँ है उद्गम स्थल? तो ये आपको बोखरचू हिमनद। कौन सा हिमनद है? बोखरचू हिमनद। ये आपको जो है बोखरचू हिमनद है, जहाँ से सिंधु नदी निकलती है। और यह ग्लेशियर यानी कैलाश का जो है, कैलाश के मानसरोवर झील है यहाँ पे, वहीं पे आपको बोखरचू ग्लेशियर जहाँ से सिंधु नदी निकलती है। और ये सिंधु नदी जहाँ पे एंटर करती है, इस एरिए को सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है। खास करके तो सिंधु नदी को सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है आपको तिब्बत में। कहाँ पे? तो तिब्बत में से सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है। कारण क्या है? तो आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है यहाँ भारत का, इसमें मुंह जो बना हुआ है सिंधु नदी का, वह जो है आपको कहीं ना कहीं शेर के मुख जैसा है, इसलिए इसका नाम सिंगी खम्बान दिया गया। और यह सिंगी खम्बान का अर्थ ही होता है शेर का मुख। देखिए यहाँ पे लिख के रखा हूँ, ठीक ना। सिंगी खम्बान का अर्थ क्या होता है? शेर का मुख। तो आपको पूछा जाएगा कि जो ये सिंधु नदी को आपको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंगी खम्बान के नाम से। और ये देखिए यह जो एरिया है जहाँ से यह नदी आपको एंटर कर रही है, इसे आपको दमचोक कहा जाता है। तो सिंधु नदी जो है भारत में कहाँ से एंटर करती है? तो दमचोक वाले एरिया से। कहाँ से? ये दमचोक वाला एरिया यहाँ से एंटर करती है। उसके बाद बाहर जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? तो देख सकते हैं ये चिल्लास नाम का एक जगह है। चिल्लास यानी कि आपको चिल्लास में वो बाहर निकल जाती है। ये जो एरिया जहाँ से वो बाहर निकलेगी चिल्लास, मतलब यहाँ से दमचौक से वो सिंगी खम्बान शेर के मुंह में घुसती है और बाहर में चिल्लाते हुए बाहर निकलती है, इसलिए इसको चिल्लास वाले एरिया से वो बाहर निकलती है। और पाकिस्तान में आप देख सकते हैं यहाँ पे मिठान कोट के पास जाकर के वो बहुत सारी नदियाँ इसके साथ मिलती है मुख्य रूप से। देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो है सिंधु नदी तंत्र हो गया। सिंधु नदी को आपको तो कैलाश मानसरोवर बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, और इसे आपको सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है, शेर का मुख। और ये दमचोक में एंटर करती है और चिल्लास नाम के जगह से ये बाहर हो जाती है। तो सिंधु नदी के बारे में इतना ही मुख्य रूप से मुख्य पॉइंट है जो इसमें आपको दिया गया है। बाकी सिंधु नदी के बारे में आप उसके नीचे देख सकते हैं और सब जो ये बहुत सारी नदी है। ये झेलम नदी है। कौन सी नदी है? तो झेलम नदी। झेलम नदी देख सकते हैं यहाँ से आपको जो है यह लद्दाख वाले एरिया से निकलती है, और ये आपको सीधे जो है कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान चली जाती है। और झेलम नदी पे कुछ मुख्य परियोजनाएं मैंने लिख रखा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे। झेलम में आपको उड़ी परियोजना है, एक तुलबुल परियोजना है, और एक किशनगंगा परियोजना है। तो झेलम में तुलबुल, उड़ी और किशनगंगा, ये 3 परियोजना हैं। इसको याद रखने का बहुत सारा तरीका आप यूज कर सकते हैं। किशनगंगा की बुलबुल उड़ गई, किशनगंगा की बुलबुल उड़ गई, बुलबुल से याद रखेंगे तुलबुल,
या उड़ी। इस टाइप से झेलम परियोजना पे आपको 3 तरह की परियोजना देखने को मिलेगा। अगर किशन गंगा परियोजना पूछा जाए कहाँ है तो वह झेलम नदी पे। उसी प्रकार तुलबुल परियोजना कहाँ है तो आपको झेलम नदी पे। उड़ी परियोजना कहाँ है तो भी झेलम नदी पे। तो किशन गंगा की बुलबुल उड़ गई, इस टाइप से आप कर सकते हैं झेलम। किशन गंगा मतलब किशन गंगा ने बहुत ज़्यादा झेल किया तो उसकी बुलबुल उड़ गई। तो इस टाइप से बाकी तो तरीका आप लोग भी बहुत सारा तरीका यूज कर सकते हैं याद करने का, और भी बहुत सारे ट्रिक हैं आपके पास तो ज़रूर बताएं। इसके बाद नेक्स्ट है आपको चेनाब नदी। कौन सी नदी? चेनाब नदी। इसका सीक्वेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और इधर व्यास है, उसके बाद सतलज है। ये सीक्वेंस भी आपको नदी का याद रखना चाहिए। क्रम, कभी कभार क्रम पूछ दिया जाता है नदियों का, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रम। अगर क्रम आप याद रख रहे हैं तो बेस्ट है। इसके बाद देख सकते हैं ये आपको कौन सी नदी है? चेनाब नदी। तो चेनाब नदी देख सकते हैं आपको ये हिमाचल वाले एरिया में आपको प्रवेश करती है। और चेनाब नदी जो है आपको हिमाचल प्रदेश से इसकी 2 धारा मुख्य रूप से निकलती है और जाकर के यही मिठानकोट वाले एरिया में जाकर के मिल जाती है। ठीक है। और एक चीज़ सिंधु नदी के बारे में एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यह जो है बुंजी गॉर्ज बनाती है। सबसे गहरा गॉर्ज जिसका नाम है बुंजी गॉर्ज, यह सिंधु नदी बनाती है। कहाँ पे? इधर पाकिस्तान वाले एरिया में बुंजी गॉर्ज। और आपको सबसे बड़ा गॉर्ज बनाती है बुंजी गॉर्ज, जिसको कर सकते हैं। चलिए ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट चेनाब नदी। चेनाब नदी पे जो मेन परियोजना है, 3 परियोजना इस पर मुख्य रूप से है। एक है दुलस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना। यह तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है। ये दुलस्ती परियोजना किस नदी पे बनाई गई है तो चेनाब नदी पे। सलाल परियोजना किस नदी बनाई गई है? चेनाब नदी पे। बगलिहार परियोजना किस नदी बनाई गई? चेनाब नदी पे। तो इसको याद करने का और भी तरीका बहुत सारा है कि आपको जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की इच्छा है और आप पाकिस्तान के बगल में बगलिहार चुनाव करा रहे हैं, बगल में जो है आप जो है ना बगल में चुनाव करा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? पाकिस्तान वाले का मुंह लाल लाल हो जा रहा है और उसकी कोई हस्ती नहीं है कि वो चुनाव को रोक सके। तो एक तरीके से इस टाइप से याद कर सकते हैं चुनाव। तो इसमें चुनाव बगलिहार बगल में उसका चुनाव कराया जा रहा है और उसका यानी गुस्से से चेहरा लाल हो चुका है और उसकी हस्ती भी नहीं है कि वो रोक सके। इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं चुनाव परियोजना। ठीक है। तो चेनाब पे आपको 3 प्रकार की परियोजनाएँ देखने को मिलेगी। एक है आपको बगलिहार परियोजना, और एक है सलाल परियोजना, और एक है दुलस्ती परियोजना। ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो सिंधु, झेलम, चेनाब, इसके बाद आपको रावी मिलेगा। रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। और रावी नदी पे 2 परियोजनाएँ हैं, एक चमेरा परियोजना और एक थीन परियोजना। चमेरा परियोजना और थीन परियोजना। और इसी थीन परियोजना है, ठीक है, ये थीन परियोजना को महाराजा रंजीत परियोजना भी कहते हैं। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं चमेरा और थीन परियोजना आपको किस पे है? रावी नदी पे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको व्यास नदी है, जो व्यास नदी है, और व्यास नदी पे पोंग परियोजना। कौन सी परियोजना है? पोंग परियोजना। पोंग परियोजना आपको व्यास नदी पे देखने को मिलेगा। और व्यास नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि आपको पाकिस्तान नहीं जाती है, यह भारत में ही रह जाती है ना, भारत में ही इसका समापन हो जाता है। बाकी सारी नदियाँ ये जो चेनाब नदी है इनसे मिल करके जाके चेनाब नदी ही जा के आगे आपको किससे मिलती है? तो सिंधु नदी में मिलती है। याद रखेंगे यह जो मुख्य धारा है, ये सभी नदियों का संगम जो मिल करके चेनाब नदी ही होता है, और वो जाकर के सही आपको कहाँ मिल जाएगी? ये साथ में आपको सिंधु के साथ मिल जाती है और जाकर के फिर ये इधर आपको है अरब सागर जहाँ गिर जाती है वो। नेक्स्ट देख सकते हैं सतलज नदी। सतलज नदी के बारे में बता दूं, यह भी कैलाश के मानसरोवर झील से निकलती, कैलाश के मानसरोवर राकसताल झील से निकलती है। राकसताल झील से आपको निकलती हुई है ना। और यहाँ पे जो है आपको सिपकिला दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से यह एंटर करती है और एंटर करने के पश्चात यह जो है ना आपको जा करके पाकिस्तान के पास वो मिलती है चेनाब नदी से, और मिल करके ये सम्मिलित रूप से परियोजना जाके आपको मिठानकोट में फाइनली यहाँ पे मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ मिठानकोट में यहाँ मिल रही सारी नदियाँ। ठीक है। तो सतलज नदी पे भी कुछ मुख्य परियोजनाएँ हैं। उस परियोजना की नाथपा झाकरी परियोजना, सतलज नदी की परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पे है। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पे है। इसके बाद आप कह सकते हैं कि इंदिरा नहर भी परियोजना आपको सतलज नदी पे है। और ये इंदिरा नहर परियोजना जो है ना, ये राजस्थान में इससे सिंचाई भी होती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंदिरा नहर परियोजना, जो कि आपको सतलज नदी पे देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये मुख्य रूप से 3 परियोजनाएँ हैं, नाथपा झाकरी, भाखड़ा नंगल और इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसको हरिके परियोजना भी कहते हैं। तो एक मुख्य रूप से यह तीनों परियोजना, ये सभी परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आपको ऊपर वाले यानी सभी नदियों का, सिंधु नदी तंत्र का जो है ना, सभी परियोजनाएँ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किया।
है ना। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए इस वाले वीडियो में, इस वाले पोस्टर में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे हम लोग देखते हैं। सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता आपको 1960 में हुआ था। और ये क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में आया है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ, तो 1960 यानी 1960 में आपको हुआ था। और सिंधु जल समझौता के तहत सिंधु नदी का 80% जल पाकिस्तान उपयोग करेगा, 20% जल भारत उपयोग करेगा। और उस पर जो भी डैम उम बनाना है वो पाकिस्तान बना सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, भारत उस पर डैम नहीं बना सकता। भारत में तो बहुत ज़्यादा उसका एरिया एंटर भी नहीं करता है, भारत में बहुत ज़्यादा सिंधु नदी है भी नहीं, है ना। जबकि बाकी जो इधर की नदियाँ हैं, बाकी 5 नदियाँ, वो सभी नदियों पर जो है भारत 80% हिस्सा यूज करेगा और 20% मात्र वो जो है कौन यूज करेगा, तो आपको पाकिस्तान यूज करेगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि सिंधु नदी पे भारत में एक भी परियोजना आपको देखने को नहीं मिलेगी, जबकि बाकी सभी नदियों पर आपको बहुत सारी परियोजनाएं हैं, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुख्य पॉइंट है। अगर ये आप समझ रहे हैं तो आपको पता होगा कि सिंधु नदी पे एक भी परियोजना आपको नहीं देखने को मिल रही है अपने भारत में, जबकि बाकी सारी नदियों पर इतनी सारी परियोजनाएँ हैं। तो परियोजना मतलब एक प्रकार का बांध होता है जिससे कि बहुत सारी अगल बगल में जहाँ जहाँ पानी की ज़रूरत होती है वहाँ पे पहुँचाया जाता है परियोजना, वो एक प्रकार की नदी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो नदी घाटी की परियोजना में सिंधु नदी तंत्र था वो बहुत ही बेहतर तरीके से हमने डिस्कस किया, है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ये जो है आप देख सकते हैं मानसरोवर, सांगपो नदी। इसके बाद यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी आपको दिख रहा होगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और यह अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी से प्रवेश करती है। दिबांग घाटी से प्रवेश करने के बाद उस क्रम में उधर से 2 नदियाँ आती है, एक लोहित नदी और एक नदी आती है। तो यह नदी आकर के इसमें मिलती है। याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से ही जाना जाता है। जैसे ही यह ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में घुसती है इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तब तक दिहांग नाम से जानी जाती है जब तक वो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और तिब्बत में सांगपो। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाएगा। और जैसे ही ये बांग्लादेश में घुसेगी तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना हो जाएगा और वो जमुना के नाम से आएगी और उधर से गंगा नदी आएगी, मिल करके दोनों की संयुक्त धारा मेघना बन जाएगी और मेघना बन करके वो आपको बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये आपको जो है मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। और ब्रह्मपुत्र नदी पे जो है कुछ परियोजना आपको दिया हुआ है। ये कुछ नदियाँ दी हुई, सदिया परियोजना है इसमें आपको, और मानस परियोजना है, ठीक ना। तो कुछ परियोजना है जो बहुत छोटी है तो आपको कहीं ना कहीं इसमें नहीं दिख रहा होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं आपको यहाँ पे ये नर्मदा नदी है। तो भारत की जो बहुत सारी दक्षिण भारत की जो कुछ नदियाँ हैं मुख्य रूप से जो आपको पश्चिम दिशा में यानी अरब सागर में गिरने वाली कुछ नदियाँ हैं और बहुत सारी नदियाँ, ज़्यादातर नदियाँ जो है आपको पूरब की और दिशा में आपको बंगाल खाड़ी में गिरती है, जबकि कुछ ही नदी है जो कि आपको अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में भी गिरने वाली बहुत सारी नदियाँ हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं और उसके कुछ परियोजना के बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी पर आपको जो है 2 परियोजनाएँ आपको देखने को मिलेगा और ये परियोजना बार बार पूछी जाती है। सरदार सरोवर परियोजना आपको नर्मदा नदी पर देखने को मिलेगा। देख सकते हैं ये सरदार सरोवर परियोजना है जो नर्मदा नदी पर है। कौन सी परियोजना? सरदार सरोवर परियोजना। उसके बाद एक तवा परियोजना है। 2 परियोजना आपको नर्मदा नदी पे देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है उसके नीचे नर्मदा ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो 2 पहाड़ों के बीच से नर्मदा नदी बहती है, मतलब विंध्याचल और सतपुरा के बीच से आपको नर्मदा नदी बहेगी। और सतपुरा और इधर अजंता की पहाड़ी है उससे तापी नदी बहती है। तापी नदी भी भ्रंश घाटी से ही बहती है और यह बैतूल जिला से निकलती है। और नर्मदा आपको पता है कि यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश से अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हुई ये जाकर के आपको कहाँ अरब सागर में गिर जाती है। तो अरब सागर में गिरने वाली 2 प्रमुख नदियाँ आप याद रखेंगे, नर्मदा और तापी। वैसे तो एक नदियाँ और राजस्थान में बहने वाली लूनी नदी है, लेकिन ये लूनी नदी के बारे में मैं बता दूँ कि वो राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है, परंतु यह जो है राजस्थान में आधे रास्ते में जाके विलुप्त हो जाती है। तो याद रखेंगे कौन सी नदी है जो राजस्थान में एक बहती है, जो राजस्थान की जीवन रेखा लूनी नदी है, लेकिन लूनी नदी रास्ते में ही गायब हो जाती है, ठीक ना, वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। ये लूनी नदी के बारे में जो राजस्थान में बहती है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था। इसके बाद आपको वैसे तो बहुत सारी साबरमती नदी है इसमें, है ना, ये जो आपको गुजरात में बहती है, ये सब भी नदियाँ आपको इधर ही गिरती हैं। इसके बाद देख सकते हैं और ये आपको तापी नदी पे एक परियोजना है, बहुत ही फेमस परियोजना जिसको कहते हैं उकाई परियोजना। कौन सी परियोजना? उकाई परियोजना तापी नदी पे आपको दिख रहा होगा। वेट
देख सकते हैं आप, ठीक है। तो तापी नदी पे आपको उकाई परियोजना देखने को मिलेगा। कौन सी परियोजना? उकाई परियोजना। याद रखेंगे, तापी में उकाई, तापी परियोजना यानी तापने, बहुत ज़्यादा ताप हो जाता है तो तपने के बाद क्या होता है, इंसान उब जाता है, तो उकाई परियोजना उस टाइप से याद रखेंगे। याद रखने का अपना अपना ट्रिक है, सबको किसी भी तरीके से आप याद बस रख लें। इसके बाद देख सकते हैं गोदावरी नदी जो दक्षिण भारत की नदी है, गोदावरी नदी ये जो है दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी कहा जाता है या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी। और यहाँ पे आपको जो है ये महाराष्ट्र निकलता है, महाराष्ट्र से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और जाकर के ये आपको बंगाल खाड़ी में गिरती है। और इस पे सबसे प्रमुख परियोजना जायकवाड़ परियोजना। कौन सी परियोजना है? जायकवाड़ परियोजना। ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि जायकवाड़ परियोजना कौन सी नदी पे है, तो गोदावरी नदी पे। इसके बाद आपको कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी पे अलमाटी बांध परियोजना है। अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पे है ना। तो ये जो है यह भी आपको अरब सागर में गिरने वाली नदी है, यह भी महाराष्ट्र निकलती है। महाराष्ट्र से 2 नदी मुख्य रूप से निकलती है, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, और यह अरब सागर में जाके गिर जाती है। उसके बाद एक हुसैन सागर झील है, आपको यहाँ पे तेलंगाना में देखने को मिलेगा एक हुसैन सागर झील। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नागार्जुन सागर बांध, ये कृष्णा नदी पे बहुत ही फेमस क्वेश्चन। नागार्जुन सागर अब तक कितने बार एग्जाम में आपको देखने को मिल गया होगा, नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी पे है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ये कावेरी नदी देखने को मिलेगा, कावेरी नदी। तो दक्षिण की गंगा कावेरी है, दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी जाना जाता है, तो याद रखेंगे इसको भी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी है बहुत सारा, लेकिन आपको जब सिर्फ दक्षिण गंगा बोले तो कावेरी, दक्षिण की गंगा बोले तो कावेरी, लेकिन दक्षिण गंगा बोले तो गोदावरी, वृद्ध गंगा बोले तो गोदावरी, है ना। तो इस टाइप से या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी ही है, इसलिए मुख्य रूप से गंगा में ज़्यादातर आपको यही आएगा। इसके बाद देख सकते हैं, और ये कावेरी नदी का विवाद सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कर्नाटक तमिलनाडु विवाद। याद रखेंगे कावेरी नदी से कर्नाटक और तमिलनाडु में अक्सर विवाद होते हैं, और ये विवादित नदी है काफ़ी ज़्यादा। इसके पानी को लेकर के विवाद होता है ना। वो पानी कथा घंटों हमको दे दो, कथा घंटों हमको दे दो, दोनों में लड़ाई खूब होती है। मतलब लड़ाई नॉर्मली समझ रहते हैं, मोटा मोटी इस हिसाब से होता रहता है। कावेरी नदी पे कुछ प्रमुख परियोजनाएँ हैं, जो शिव समुद्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे कावेरी नदी पे परियोजना कौन सी है? शिव समुद्रम। कावेरी नदी भी आपको बंगाल खाड़ी में गिरती है, शिव समुद्रम परियोजना। इसके बाद एक है मैटूर परियोजना, जो कि आपको कावेरी नदी पे देखने को मिलेगा। इसके बाद इधर पेरियार नदी है, आपको पेरियार नदी जो कि इधर गिरती है अरब सागर में। पेरियार नदी पे ही आपको इडुक्की परियोजना देखने को मिलेगा। कौन सी परियोजना? इडुक्की परियोजना, ठीक है। जो सबसे बड़ा चापेकर बांध भी है इडुक्की परियोजना। और एक तो इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना के बारे में अगर आपको उससे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। इस बार स्टेट में क्वेश्चन आया हुआ था कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो तुंगभद्रा परियोजना है दक्षिण भारत की। और एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ से, ये जो है तेलंगाना से एक महानदी निकलती है, महानदी, ठीक है ना। और इस महानदी पे जो एक डैम है, जो बार बार एग्जाम में आते हैं, महानदी पे हीराकुंड डैम है जो उड़ीसा में। तो हीराकुंड डैम किस राज्य में पड़ते हैं, तो वो उड़ीसा में पड़ते हैं। जबकि महानदी तेलंगाना से ये छत्तीसगढ़ से निकलते हुए भी बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो इसकी लगभग 4.8 किलोमीटर इसकी हाइट, मतलब आप कह सकते हैं इसकी लंबाई है, ठीक है। तो सबसे मतलब हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है, 4.8 किलोमीटर इसकी लंबाई कह सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपको ये सारे पॉइंट्स को मैंने कवर कर चुका हूँ, है ना। अब एक इम्पोर्टेंट छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है, ये है, देख सकते हैं ये देख सकते हैं आपको यूपी में गंगा नदी, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग कि यूपी में गंगा नदी किस प्रकार बहती है और उसमें क्या क्या मुख्य रूप से मुख्य बातें हैं जो यूपी में गंगा नदी जो जाननी चाहिए, जो जानने योग्य है ना। तो सबसे देख सकते हैं कि गंगा नदी यूपी में बिजनौर से एंटर करती है, यूपी में बिजनौर से घुसती है। बिजनौर के बाद आपको आगे बढ़ते हुए गंगा नदी के बाद यहाँ देख सकते हैं गंगा नदी पे कुछ शहर है, मुख्य शहर जो कि इम्पोर्टेंट है। तो गंगा नदी पे पहला शहर आपको यूपी में बिजनौर शहर, फिर फर्रुखाबाद शहर है। उसके बाद यूपी में ही एक गंगा नदी में रामगंगा नदी आके मिलती है। तो रामगंगा नदी यूपी में मिलती है, याद रखेंगे, जो कन्नौज के पास आके मिलती है। कहाँ मिलती है? कन्नौज के पास। और इसी गंगा नदी पे आपको जो है ना कानपुर शहर बसा हुआ है। कानपुर शहर किस नदी पे बसा हुआ? तो यही कानपुर आपको गंगा नदी पे ही बसा हुआ है। प्रयागराज, इलाहाबाद, यहीं पे आकर के आपको यमुना नदी इधर से आती है और इलाहाबाद में यहाँ पे मिल जाती है। इसके बाद आपको देख सकते हैं इधर से गोमती नदी आती है जो कि वाराणसी में मिलती है, वाराणसी या गाजीपुर में यहाँ मिलती है, गाजीपुर में। और इधर इस पर वाराणसी, चुनार, ये 2 मुख्य शहर हैं। उसके बाद यमुनोत्री से यहाँ इधर से यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है और इसमें भी बहुत सारी नदियाँ देख सकते हैं। टोंस नदी आगे इसमें मिलती है, इसकी सहायक नदी हिंडन नदी है इसकी।
उसके बाद इधर 2 नदियाँ आके मिलती है, चंबल नदी है जो कि इस पर आके मिलती है, फिर आपको बेतवा नदी इस पर मिलती है, केन नदी मिलती है। मतलब चंबल, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदी है, कभी भी गंगा की सहायक नदी नहीं मानेंगे। चंबल, बेतवा, केन किसकी सहायक नदी? तो आपको यमुना की सहायक नदी है। और देख सकते हैं ये सांची और झांसी, सांची और झांसी जो है यह बेतवा नदी पे पाई जाती है। कहाँ पे? बेतवा नदी पे है। बेतवा नदी पे यह सांची और झांसी है। कभी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि सांची और झांसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप सीधे बेतवा नदी मारेंगे, है ना। तो झांसी की रानी से ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, क्या पता घुमा फिरा के ज्योग्राफी में उठा के पटक दे क्वेश्चन, कुछ भी हो सकते हैं। तो बीपीएससी का तो कोई भरोसा नहीं है। इसके बाद देख सकते हैं कलसी, यह जो है एक शहर है जो कि आपको जहाँ पे टोंस नदी आके मिलती है। और दिल्ली भी आपको यमुना नदी पे ही, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक उसी प्रकार नोएडा भी आपको देख सकते हैं हिंडन नदी जो होता है नोएडा में आके मिलती है, हिंडन नदी। मथुरा जो है आपको यमुना नदी पे है, आगरा जो है यमुना नदी पे है, इटावा यमुना नदी पर है। उसके बाद हमीरपुर यमुना नदी पे, बांदा यमुना नदी पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो है इटावा में आपको चंबल नदी मिलती है, जबकि बेतवा नदी आपको हमीरपुर में, और बांदा में केन नदी आकर के मिलती है। और आपको पूछा जाएगा सबसे फेमस शहर पन्ना, एमपी का जो पन्ना शहर है जहाँ हीरा के लिए प्रसिद्ध है, वो शहर किस नदी पे है? तो केन नदी पर। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, इसको भारी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारी परियोजनाओं के लगभग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट परियोजना है मैंने इसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आपको कुछ ही समय में बहुत सारी परियोजनाएं आपके दिमाग में बैठ गया होगा, है ना। तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, दोबारा देखने के बाद हो सकता है ये बहुत सारी परियोजनाएं आपके दिमाग में दोबारा रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो मेरे तो याद करने का यही तरीका है, ये स्टाइल है। बाकी आप किस तरीके से करते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, बाकी अगले वीडियो के लिए बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।